नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपके एकांकी संग्रह में संकलित एकांकी सबसे बड़ा आदमी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम सबसे बड़ा आदमी एकांकी की मूल संवेदना पर बात करेंगे। देखिए बच्चों, जहाँ तक इसकी मूल संवेदना का प्रश्न है, इसकी मूल संवेदना के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको पहले भी बताया था। इसमें जो मुख्य बात कही गई है वो यही है, सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक व्यंग्य एकांकी है और मूल बात जो कही गई है वो यही है कि बौद्धिक वर्ग जो है वो हमेशा आपसी और व्यर्थ के जो वाद विवाद है उसमें उलझा रहता है और उसमें उलझा रहने के कारण वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं और कुछ भी हासिल करने के स्थान पर बल्कि वे अपना बहुत कुछ खो भी देते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से अलग अलग जो पात्र हैं उनके माध्यम से बताया गया है। राधे, शंकर, अहमद, शर्मा जी, रामेश्वर जो कि बाद में आता है और जेब कतरा होता है, इन सब के माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरह ये अपनी अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास करते हैं और इसी के बीच में रामेश्वर नाम का जेब कतरा आ जाता है और वह इन सब की जेबें काट करके पैसे चुरा करके ले जाता है, किसी का पर्स उड़ा करके ले जाता है और रेस्टोरों का जो कैश बॉक्स है वो भी उठा करके ले जाता है। तो इस तरह से इस एकांकी की जो मूल संवेदना है वह यही है कि बौद्धिक वर्ग को अपनी जो बुद्धि है उसका प्रयोग किसी रचनात्मक कार्य में करना चाहिए, न कि केवल व्यर्थ के वाद विलास में, व्यर्थ की बातचीत में, व्यर्थ के वाद विवाद में और आपस में लड़ने में अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन्हें कुछ न कुछ रचनात्मक करना चाहिए। यदि हम इसकी मूल संवेदना को बिंदुवार स्पष्ट करना चाहें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि राजनेताओं के बारे में भी इस एकांकी में कहा गया है कि ये लोग जितने भी बड़े लोगों की बातें कर रहे हैं वो सभी उन सब के ऊपर जो रामेश्वर नाम का व्यक्ति आता है वह आरोप लगाता है कि ये जितने भी नाम वाले व्यक्ति होते हैं ये समाज को कुछ देते नहीं हैं बल्कि वसूलने का कार्य करते हैं और इसीलिए वे बड़े आदमी कहलाते हैं। यानी कहलाते बड़े आदमी हैं और दिखावा यह करते हैं कि वह जनता का हित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे जनता से उसकी कीमत वसूल करते हैं। लोग उसकी कीमत चुकाते हैं और उसके बावजूद उसे बड़ा आदमी भी बताते हैं। आज भी यही होता है, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, शासक वर्ग है, वो जनता के सामने इस तरह पेश आता है कि ऐसा लगता है कि मानो वह जनता के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, लेकिन असल बात इससे एकदम विपरीत है। और जो आज का शासक वर्ग है, राजनेता हैं, ये सब जनता को देने के बजाय उनसे कुछ न कुछ वसूल करते रहते हैं और अपने आप को वसूल करने के बावजूद बड़ा बताने की कोशिश करते हैं और इतना ही नहीं, लोग उन्हें बड़ा मानते भी हैं। तो पहला बिंदु यह हो गया है कि जो बड़े लोग इसमें बताए गए हैं, राजनेता बताए हैं या और भी बड़े व्यक्ति हम जिन्हें बड़ा मानते हैं, किसी भी क्षेत्र में बढ़े हुए होने के कारण जैसे हम बड़ा मानते हैं, वो समाज को कुछ देने के बजाय वसूलने का कार्य करते हैं, जो कि सही नहीं है। दूसरा बिंदु इसका यह हो सकता है कि व्यक्ति को किसी एक वर्ग में फंस करके, एक वर्ग में बंद करके नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक कॉमरेड आता है, एक गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति आता है, एक कवियों से प्रेम करता है तो एक राजनेता नेपोलियन से प्रेम करता है, युद्ध वगैरह से प्रेम करता है। तो इस तरह से ये जो चिंतन है जिसमें कि हम किसी एक वर्ग से बंधे हुए होते हैं, यह सही नहीं है। सब के अपने अपने मत होते हैं, अपने मत सभी पूरे
ज़ोर शोर के साथ में रखते हैं, लेकिन हम किसी भी एक मत की सभी चीज़ों को सही या सभी चीज़ों को गलत नहीं बता सकते। किसी भी एक वर्ग का, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कुछ और हो, लेकिन उसके सारे के सारे मत ही सही हो या सारे के सारे मत ही गलत हों, यह कहना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमें किसी एक वर्ग में बट करके एक वर्ग का ही पिछलग्गू बन करके नहीं रहना चाहिए। जिसमें हमें जो बात अच्छी लगे, हमें उसकी वही बात अपनानी चाहिए। अगला बिंदु जो इस एकांकी की मूल संवेदना के बारे में लिया जा सकता है वो यह है कि असामाजिक तत्व जो होते हैं उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। जब हम इस तरह के व्यर्थ वाद विलास में लगे रहते हैं, व्यर्थ की वाद विवाद में, व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं, तो उसका परिणाम यह होता है कि असामाजिक तत्व उसका फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर भी यही बताया है कि अलग अलग व्यक्ति जब इस तरह से बात कर रहे होते हैं, अपनी अपनी बात ऊपर रख रहे हैं और इस बात पर झगड़ रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा आदमी है, तो इसी समय रामेश्वर नाम का जो असामाजिक तत्व है वह आता है और इन सबके पैसे चुरा करके ले जाता है। तो यहाँ पर यह बताया है कि हमें इस तरह के वाद विवाद में पड़ने के बावजूद चौकन्ना रहना चाहिए। अगली इसकी जो मूल संवेदना है उसको हम लिख सकते हैं कि इसमें यह बताया गया है कि जितने भी पात्र हैं वो बताते तो हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर आचरण कोई भी नहीं करता है। केवल वो गांधी को बड़ा बताएंगे, नेपोलियन को बड़ा बताएंगे, शैली को बड़ा बताएंगे, लेकिन उनके अनुसार आचरण कोई भी नहीं करता है। गांधी में जितने गुण थे उन गुणों का बखान करेंगे, लेकिन गांधी के जो गुण थे उसको अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। शैली में जो गुण थे शैली का बखान करेंगे, शैली के गुणों को बड़ा बताएंगे, लेकिन शैली के गुणों को अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे। नेपोलियन में जो गुण थे उनका बखान करेंगे, उसे सबसे बड़ा बताएंगे, व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ जाएंगे, इसके लिए लड़ने लग जाएंगे, लेकिन उसके जो गुण थे उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस एकांकी के माध्यम से यह भी बताया गया है कि हमें इस तरह के वाद विवाद में पड़ने की अपेक्षा या कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम जिसे मानते हैं वही बड़ा है, इस बात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जबकि हमें जो भी अच्छा लगता है, हम जिसे भी अपना आदर्श बनाना चाहते हैं, हमें उसे अपना आदर्श बनाना चाहिए और उसके आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। तभी हम समाज के एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभा पाएंगे। तो इस तरह से ये जो सबसे बड़ा आदमी एकांकी है, इसकी मूल संवेदना में हम इन बिंदुओं को ले सकते हैं और इसका जो कथानक है वह भी बहुत ही आकर्षक है, संक्षिप्त है, रोचक है। इसलिए इसकी जो मूल संवेदना है वो भी एकदम से हमको समझ में आ जाती है कि इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद।